गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी तक देख रहे थे जो संस्थाएं थी संवैधानिक संस्थाएं वो देखी। अब हम लोग देखेंगे सांविधिक संस्थाएं या स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। इसको पढ़ने से पहले हमें दो अंतर समझने होंगे। एक होता है संवैधानिक संस्थाएं, संस्थाओं के जो प्रकार होते हैं जैसे, ताकि आप उसको समझ सकें। संस्थाएं या बॉडी या इंस्टीट्यूशन बात एक ही है। इंस्टीट्यूशंस क्या चीज जाननी होगी हमें यहाँ पर। पहले तो हमें पता हो जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो क्या है। संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा होता है सांविधिक संस्थाएं। तो तीसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये क्या होती हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक संस्थाएं, या इंग्लिश में हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। ये वो संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में है। जिनका उल्लेख संविधान में है या जो संविधान के तहत गठित की गई हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग दैट इज यूपीएससी, या सीएजी, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है सांविधिक संस्थाएं। सांविधिक संस्था को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। ये कौन सी संस्थाएं होती हैं? वो संस्थाएं जिनका गठन या जिनकी स्थापना किसी कानून के तहत हुई है। किसी कानून के तहत की गई है। कानून से तात्पर्य एक्ट। किसी कानून, एक्ट या विधि के तहत की गई है। जिनका गठन किसी कानून या विधि के तहत किया गया है। ऐसी संस्थाएं सांविधिक संस्थाएं होती हैं। जैसे आपका जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे लोकपाल, जैसे चीफ विजिलेंस कमिश्नर या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या फिर जैसे कि डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन मतलब परिसीमन आयोग। तो ये संस्थाएं क्या हैं? सांविधिक संस्थाएं होती हैं। प्लस ये जो संस्थाएं होती हैं ये गैर संवैधानिक भी संस्थाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये संविधान के तहत तो गठित नहीं हुई है। संविधान के तहत गठित नहीं है तो ये गैर संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं। तो जो संस्था सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी है वो गैर संवैधानिक संस्था भी होगी। अब यहां देखते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। इनको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
ये वो संस्थाएं होती हैं जिनका गठन या जिनकी स्थापना संविधान के तहत नहीं किया गया है। इसकी इतनी परिभाषा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए सांविधिक संस्थाएं तो गैर संवैधानिक होती संस्थाएं हैं, होती ही हैं, है ही। लेकिन यहाँ एक कैटेगरी में अगर यहाँ और जोड़ें तो कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ना संवैधानिक होती हैं ना सांविधिक होती हैं, वो केवल गैर संवैधानिक होती हैं। कुछ संस्थाएं केवल गैर संवैधानिक होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। अर्थात तो इनका गठन कैसे हुआ है? गठन तो हुआ है, अर्थात इनका गठन कार्यपालिकाई आदेश से किया जाता है। इनका गठन कार्यपालिका के आदेश से किया जाता है। जैसे जैसे कि योजना आयोग का गठन किया गया था, जैसे कि नीति आयोग है। गैर संवैधानिक मतलब जो संविधान के तहत गठित नहीं हुई है। यहाँ एक शब्द और आपको पड़ता है, असंवैधानिक संस्थाएं। इसको बोलते हैं ए कॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के विरुद्ध हो। जो संस्था संविधान के विरुद्ध हो, तो कोई ऐसी संस्था का गठन किया ही नहीं जाएगा जो कि संस्था संविधान के विरुद्ध हो। जो संस्था संविधान के विरुद्ध हो, तो जो विरुद्ध होती है उसको क्या होता है? उसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देता है और वो खत्म हो जाती है। जो असंवैधानिक है और वो खत्म हो जाती है। तो ये आपको बेसिक अंतर यहाँ पे हमने समझा दिया कि तीनों के बीच अंतर क्या है। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके संस्थाएं। तो पहले हम शुरू करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाली बॉडी में। तो इसमें पहली संस्था हम शुरू करेंगे नीति आयोग को लेकर के। नीति आयोग, NITI, नीति कमीशन या नीति आयोग। ये है क्या और कैसे इसकी स्थापना हुई? पहले तो हमें नीति का फुल फॉर्म जानना चाहिए कि NITI जिसको नीति पढ़ा जाता है वो है क्या। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है इसका फुल फॉर्म नीति आयोग का। और इसका गठन कब किया गया था या इसकी स्थापना कब हुई? गठन हुआ है 2015 में। अस्तित्व में आया है 1 जनवरी को ही अस्तित्व में आ गया था। मतलब नया साल 2015 का था, उसी के साथ ही अस्तित्व में आ गया है। तो इसका जो गठन किया गया है, इसका गठन हुआ है कार्यपालिकाई आदेश से। कार्यपालिका के आदेश से गठित है। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसी कानून के तहत गठित नहीं की गई। नीति आयोग
किसी कानून के तहत गठित नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कार्यपालिका आदेश से गठित है। इसका मतलब ये कैसी संस्था है? ये गैर संवैधानिक संस्था है। एक बात। दूसरा, इसका मतलब ये भी जो कार्यपालिका आदेश से गठित हुई हुआ, इसका मतलब वो है कि किसी कानून के तहत इसका गठन नहीं हुआ है। घुमा घुमा के वही बात पूछी जाती है, सो आपको पता होना चाहिए। किसी कानून के तहत गठित नहीं। तो ये हो गया कुछ इसके बारे में बेसिक बातें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो गठन हुआ है किसके स्थान पर किया गया है? तो इसका जो गठन है योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। योजना आयोग, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्लानिंग कमीशन। इसका गठन योजना आयोग की स्थान पर किया गया है। इस इसका एक मतलब ये भी है कि नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था कौन है? योजना आयोग नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग फिनिश्ड, अब अस्तित्व में नहीं है। फिर भी आपको इसके बारे में जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी योजना आयोग की 1950 में स्थापित हुआ था। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, और इसका गठन भी एक कार्यपालिकाई आदेश से किया गया था। अच्छा, कार्यपालिकाई आदेश हमने आपको नहीं बताया। कार्यपालिकाई आदेश का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव का आदेश। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। न्यायपालिका या जुडिशरी बोलते हैं। दूसरी होती है विधायिका या लेजिस्लेटिव। तीसरी होती है कार्यपालिका। तो न न्यायपालिका के आदेश से गठित है, न विधायिका के आदेश से। विधायिका का आदेश क्या होता है? विधायिका का आदेश मतलब कानून। विधायिका कानून पास करती है, इसके द्वारा गठित होता है। कार्यपालिका के आदेश से गठित हुई है। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद हिंदी में हो जाएगा। मंत्री परिषद, इन लोगों ने अपना आदेश जारी किया कि भाई 1 जनवरी को एक संस्था अस्तित्व में आएगी, 1 जनवरी 2015 को, जिसका नाम रखा जाएगा नीति आयोग। तो ये नीति आयोग के मामले में भी सही है और प्लानिंग कमीशन के मामले में भी सही है, योजना आयोग के बारे में भी सही है। तो यहाँ पर योजना आयोग के बारे में एक पॉइंट और पूछा जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री होता था, ठीक? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष, अब सोचिए हमारा पहला प्रधानमंत्री कौन था? पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। तो इसके पहले अध्यक्ष भी कौन होंगे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया योजना आयोग के बारे में कुछ जानकारी। तो योजना आयोग खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग चूंकि खत्म कर दिया गया है, तो इसी से जुड़ी हुई एक बात और है जो आपको यहाँ नोट कर लेनी है। चूंकि योजना आयोग खत्म हो गया है, अतः पंचवर्षीय योजनाएं भी खत्म कर दी गई हैं।
पंचवर्षीय योजनाएं भी खत्म हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, हमारा जो नीति आयोग है। नीति आयोग के बारे में क्या जानना चाहिए हमें? गठन हमने देख लिया है। नीति आयोग का जो संरचना है वो कैसा है, संगठन कैसा है, कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन का मतलब होता है कौन कौन से लोग उसमें बैठते हैं। तो नीति आयोग में होता है एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को बोलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री। दूसरा पद होता है इसमें उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। कौन नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। चूंकि देखिए कार्यपालिका के आदेश से गठन हुआ है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। नॉर्मली वैसे तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका ने अपने आदेश से किया है, तो यहाँ जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? पीएम। उपाध्यक्ष पीएम के द्वारा नियुक्त होता है। प्लस अगर हम इसके सदस्यों की बात करें, जो इसकी काउंसिल होती है, तो ये पीएम द्वारा नियुक्त होता है। और इसको जो एक दर्जा होता है, इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। ये जो उपाध्यक्ष होते हैं इनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है। और इसमें एक और पद होता है सीईओ का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। एक पद और होता है जिसको बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल, जो आपसे पूछा जाता है। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें कौन होता है? ये गवर्निंग काउंसिल ही वो पार्ट है इसका, किसका? नीति आयोग का, जो सबसे महत्वपूर्ण है। गवर्निंग काउंसिल के जो सदस्य होते हैं वो जरूरी हैं। देखिए इसमें सदस्य होते हैं सभी राज्यों के सीएम। तो ये जब राज्यों के सीएम, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर है ना, मुख्यमंत्री। तो हमारे देश में केवल राज्य ही तो नहीं है, यूटी भी तो है, संघ शासित क्षेत्र भी है। तो संघ शासित क्षेत्रों के मुखिया, दैट इज एलजी। तो संघ शासित प्रदेशों के मुखिया जो भी हो वहां पर, तो वहां होता कौन है मुखियाओं में? गवर्नर तो होते नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हो वहां पर, वो इसका मेंबर होगा। और जहां सीएम है, जैसे दिल्ली में सीएम है तो सीएम रहेगा, या जम्मू कश्मीर में अगर सीएम है तो सीएम रहेगा, पांडिचेरी में अगर सीएम है तो सीएम रहेगा ही रहेगा। तो सभी राज्यों के जितने भी सीएम है वो सारे इसके मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। गवर्निंग काउंसिल का हिंदी शासकीय परिषद होता है, आई थिंक। नेक्स्ट क्या है? इसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। वो फुल टाइम मेंबर को क्या बोलते हैं? इसमें पूर्णकालिक सदस्य, जो हमेशा इसके सदस्य रहते हैं। और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं। ये इतना जरूरी आपके लिए नहीं है, बट आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। तो गवर्निंग काउंसिल जो होती है
यहाँ पर सभी राज्यों के सीएम होते हैं और इसकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता सीएम है तो सीएम की बैठक की अध्यक्षता पीएम करेगा क्योंकि वही नीति आयोग का चेयरमैन होता है। अब हम जानते हैं इसकी अप्रोच के बारे में। नीति आयोग का जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है वो कैसा है? इसका अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच है। ये बहुत पूछा जाता है, आपको ये अप्रोच पता होना चाहिए है क्या? क्यों? क्योंकि पहले जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग जो था, उसका अप्रोच था टॉप टू बॉटम अप्रोच था। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होता है कि ऊपर से नियम बनाए गए, नीति बनाई गई, ऊपर से मतलब केंद्र के स्तर पर, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि इसको लागू करिए। स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू करने का काम करेगा। नीति कोई भी हो सकती है, पॉलिसी कोई योजना, जैसे कि मान लीजिए कि नरेगा ही ले लीजिए, तो ये बनी और स्टेट से बोला गया लागू करिए, तो ये हो गया टॉप टू बॉटम। टॉप पे कौन है? केंद्र सरकार। नीचे कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। और इसके नीचे आपकी जो अर्बन लोकल बॉडी और पीआरआई होती है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये थी योजना आयोग की अप्रोच। इनकी अप्रोच क्या है? बॉटम अप। मतलब ये कि नीचे से जो राज्य हैं या अन्य जो संस्थाएं हैं राज्य की, तो राज्य से पूछकर, सलाह लेकर योजना बनेगी और राज्य से सलाह लेगा, केंद्र योजना बनाएगा और फिर इनको बताएगा और इनको फ्लेक्सिबिलिटी होगी। राज्यों को क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगी। किस बात की? लोचशीलता क्या होगी कि भाई योजना में आप बदलाव कर सकते हैं। योजना में अपने अनुसार जो राज्य की स्थिति है बदलाव कर सकते हैं। बदलाव की अनुमति होगी। ये होता है बॉटम अप अप्रोच। तो राज्य नीचे होते हैं क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ऊपर होती है। तो राज्यों से जब सलाह केंद्र सरकार लेती है, उसकी भागीदारी से काम करती है, तो उसको अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। प्लस अब यहाँ पर देखिए, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि गवर्निंग काउंसिल में दोनों लोग हैं। दोनों लोग कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। कैसे? गवर्निंग काउंसिल के देखिए अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता पीएम करता है। बाकी लोग सीएम होते हैं, प्लस जो एलजी वगैरह होंगे वो सारे होते हैं। कोई डाउट? होप सो आपको नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं। है तो आप बताइएगा, फिर देखेंगे हम लोग। तो गवर्निंग काउंसिल में ये दोनों लोग हैं। पीएम जो होता है ये केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है, केंद्र सरकार का मुखिया है। और सीएम कौन होता है? राज्य का मुखिया। तो ये दोनों जब आपस में बात करेंगे किसी मुद्दे पर तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? दोनों आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। किसी मुद्दे पर अगर कोई बातचीत नहीं बन पा रही तो हल निकालेंगे। तो ये अप्रोच कहलाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघवाद। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है। प्लस या सहयोगात्मक संघवाद को प्रमोट करता है कौन? नीति आयोग। तीसरी बात, यह कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है। कैसे? कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी संघवाद या प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। ये कैसे? राज्यों की रैंकिंग जारी होती है तो राज्यों के मध्य आपस में प्रतिस्पर्धा होती है श्रेष्ठ बनने की। राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। किस बात का?
सर्वश्रेष्ठ बनने का। किस क्षेत्र में? जो भी क्षेत्र हो, जैसे कि रैंकिंग जारी करता है नीति आयोग, कई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है, तो उसमें फर्स्ट रैंक कौन आया, सेकंड कौन आया, तो हर कोई राज्य चाहेगा कि हम फर्स्ट नंबर पर आए। तो ये हो गया नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है या सूचकांक, उनके नाम आपको यहाँ से अलग से याद रहेंगे तो आपको मैच करने में भी आसानी होगी। जैसे नीति आयोग पब्लिश करता है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। दूसरा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। सामूहिक जल प्रबंधन सूचकांक, कंपोजिट का देख लीजिए आप लोग हिंदी क्या है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। और लास्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। तो ऐसे याद रखेंगे, मैचिंग के लिए आता है कौन पब्लिश करता है, तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा खत्म हुआ कौन सा, नीति आयोग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, NHRC। ये क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। तो इसका जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ? तो गठन हुआ था, एक एक्ट है PHRC या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 का है। तो इसी जो कानून था, ये एक्ट था, इसके तहत इसका गठन किया गया है। मतलब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट। ह्यूमन राइट कमीशन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्ट होगा सीधे सीधे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। इसके तहत इसका गठन किया गया था। हिंदी में हो जाएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। उन्नीस सौ तिरानवे। तो इसके तहत अगर गठित हुआ था तो ये कैसी संस्था हो गई? एक कानून के तहत गठित है तो सांविधिक संस्था है। ऊपर की परिभाषा आपको याद होगी तो यहाँ पर अलग से आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। प्लस गैर संवैधानिक भी है, मतलब संविधान के तहत गठित नहीं है। स्थापना कब हुई? 93 का कानून ही है, तो स्थापना कब होगी? हद है 1993 में या उसके बाद। तो स्थापना हुई 1993 में। उद्देश्य किस लिए इसका गठन किया गया होगा? नाम से ही लिखा स्पष्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो मानवाधिकार के संरक्षण के लिए, मानवाधिकार का मतलब मानव प्लस अधिकार, मतलब मनुष्यों के अधिकार के लिए, नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए।
के संरक्षण के लिए या उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब हम समझते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना क्या है इसकी? इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और इन सब की नियुक्ति यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं। एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा होती है। और नियुक्ति अगर राष्ट्रपति द्वारा हो रही है तो ये इस्तीफा भी किसको देंगे? अगर देना चाहें तो राष्ट्रपति को देंगे। ये बात हो गई। यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है इसकी योग्यता क्या होगी? यह सुप्रीम कोर्ट का जज हो तो चलेगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वालिफिकेशन इसकी रखी गई है। और जो 5 सदस्य हैं इसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, बाकी बचे 3 लोग ये ह्यूमन राइट में एक्सपर्ट हो, मानवाधिकार विशेषज्ञ हो। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस, तो ये हो गए 5। और इसमें होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, पदेन सदस्य भी होते हैं। जिसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब जो इस ऑफिस के तो मेंबर नहीं है, किसी और ऑफिस में नियुक्त हुए हैं उसकी वजह से यहाँ के सदस्य बन जाते हैं। मतलब कोई उस ऑफिस से हट गया, जैसे आपने सुना होगा कि उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? इसमें है राधाकृष्णन साहब, सीपी राधाकृष्णन। तो ये क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति हैं या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। इसका मतलब क्या है? जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। मान लीजिए कल ये ना रहे पद पर, इनकी जगह पर बी आ जाए, कोई मिस्टर बी, तो अब राज्यसभा का सभापति कौन होगा? बी होगा। तो ये हो गया पदेन का मतलब। आगे चलते हैं हम लोग। तो पदेन सदस्य कितने होते हैं इसमें? पदेन सदस्य होते हैं 7। इनके नाम पूछे जाते हैं, सारी जानकारी बहुत ही जरूरी है। कौन कौन से होते हैं पदेन सदस्य 7? नेशनल कमीशन फॉर एनसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन क्लास, नेशनल कमीशन फॉर
प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो आपको चाइल्ड करके याद रखेंगे, तो आपको हम मैचिंग में कभी पूछ लिया गया तो आपको याद रहेगा, चाइल्ड राइट्स का है। प्लस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और नेशनल नेशनल कमिश्नर नहीं है, चीफ कमिश्नर ऑफ, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अब आपको इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो सारे इसके मेंबर होते हैं, इन सब के अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष, माइनॉरिटी के अध्यक्ष, और पीडब्ल्यूडी के मामले में होता है चीफ कमिश्नर। तो इन सब के जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके एनएचआरसी के पदेन सदस्य होते हैं। आपको इतना सारा याद करना है तो याद करके रखें, कैसे, आरक्षण से याद करके रखिए। देखिए एससी आयोग, एसटी आयोग, बैकवर्ड क्लास, और ये वुमेन है, वुमेन भी एक समाज का एक अभिन्न अंग है ही। तो चूंकि मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है तो समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होना अनिवार्य है। तो एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, माइनॉरिटी, चाइल्ड और पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज दिव्यांग, जो विकलांग लोग होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। तो नया नाम क्या है, दिव्यांग। तो ये नाम याद रखेंगे, इसी से आपको टिक करने में आसानी होगी। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि संरचना 1+1+5 है। इसको कभी कभी आपसे कह दिया जाता है, क्या कह देते हैं कि एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है, निकाय मतलब बॉडी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है। क्यों, इसमें 6 मेंबर, बहुसदस्यीय तो हो गया ना, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा है तो मल्टी मेंबर हो गया। तो बहुसदस्यीय निकाय है, ये बात सही है। नियुक्ति हमने देखा किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेगा। रिमूवल या पद मुक्ति, तो रिमूवल तो कई तरीके से हो सकता है इनका। जैसे एक तो हो सकता है इस्तीफा दे दें, इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। एक हो सकता है इनको पद से इनका जो है कार्यकाल पूरा हो जाए। तो इनका कार्यकाल कितना रखा गया है, 3 साल का कार्यकाल रखा गया, या फिर 70 वर्ष की आयु। जो भी पहले इनका पूरा हो जाए, चाहे नौकरी के 3 साल पूरा हो जाए पहले, या फिर 70 साल, तो अधिकतम 3 साल तक ही कोई इस पे पद पर रह सकता है। और तीसरी विधि है इनको पद से हटाने की, रिमूवल। कैसे किया जाएगा, इनको पद से अगर हटाना पड़े तो 2 तरीके से इनको हटाया जा सकता है। एक तो इनको है जांच के द्वारा हटाना पड़ेगा। जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा किसको, राष्ट्रपति को। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति भेजेगा मामला, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, और राष्ट्रपति इनको पद से हटा देगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन जांच किस चीज की करेगा, इसके लिए जांच का बेसिस होंगे 2, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इंग्लिश में मिसबिहेवियर मैं लिख रहा हूं, हिंदी ही कर देता हूं, कदाचार।
कदाचार प्लस अक्षमता, इन्हीं ग्राउंड पर जांच की जाएगी। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। और राष्ट्रपति हटा सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब राष्ट्रपति स्वयं से हटा सकता है। तो ये हो गया इनका रिमूवल। यहाँ पर जब नियुक्ति होती है, हमने यहाँ पर जो ये इनकी नियुक्ति के मामले में जो संरचना है अध्यक्ष और सदस्य, एक चीज यहाँ पर साइड में लिख देता हूं मैं। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी का चयन किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पर, सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर। सिलेक्शन कमेटी का मतलब चयन समिति की अनुशंसा पर। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो मेंबर होता है, एक तो प्रधानमंत्री होगा ही होगा, और प्रधानमंत्री अगर है तो वो होगा चेयरमैन हमेशा। ठीक। दूसरा गृह मंत्री। तीसरा, अब तीसरा जो हमारा जो विधायिका होती है, तो विधायिका के जो 2 सदन होते हैं वहां से 2 लोग होते हैं। तो विधायिका का मतलब हमारी होती है संसद। तो याद कैसे रखेंगे? संसद से। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। यहां से लोग होते हैं। तो लोकसभा से 2 लोग, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है उपसभापति। क्योंकि देखिए सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, एक्स ऑफिशियो होता है, तो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं होता है। तो राज्यसभा का चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मेंबर नहीं है, इसलिए वो यहाँ शामिल नहीं है। तो उसकी जगह कौन शामिल होगा? उपसभापति प्लस एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन। दोनों सदनों में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो। तो इस तरह से कुल मेंबर कितने हो गए? 3। ये हो गया 3 कर रहे हैं। तो 2 ये मेंबर हो गए, तीसरा हो गया अध्यक्ष, चौथा लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, पांचवा उपसभापति और छठवां एलओपी। एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। दोनों ही सदनों में विपक्ष का नेता होता है। एलओपी की हिंदी हो जाएगी विपक्ष का नेता। तो सिलेक्शन कमेटी कितनी मेंबर होती है? 6 सदस्यीय होती है, 6 मेंबर्ड होती है। तो ये लोग मिलकर तय करते हैं उसके बारे में। अब हम देखते हैं इसकी जो पावर्स हैं वो क्या हैं। शक्तियां या कुछ कार्य जो करता है वो। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमें याद रखने हैं। इसका मेन काम है मानवाधिकारों की रक्षा करना, और अगर कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना। अब मामलों की जांच करना है तो मामलों की जांच कैसे करेगा कोई? इसके लिए शक्तियां चाहिए होंगी। तो इसको शक्ति प्राप्त है, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। सिविल कोर्ट या सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। जब यह ऐसे मामलों की जांच करेगा तो उसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होंगी या सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। सिविल कोर्ट की शक्तियां कौन सी होती हैं? जैसे किसी व्यक्ति को बुलाना, बुलाने मतलब बुलाने का अधिकार अगर नहीं आएगा तो उसको पुलिस से उठवा सकता है।
तो किसी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्यालय से किसी भी कार्यालय का मतलब सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई भी हो, किसी भी कार्यालय से दस्तावेज मंगा सकता है, कोई भी दस्तावेज जो उसको जरूरत लग रहा है, दस्तावेज मांग सकता है, कोई मना नहीं करेगा इसको। तीसरी बात क्या हो सकती है, किसी व्यक्ति को बुला सकता है और जो एविडेंस हैं, एविडेंस को शपथ पत्र पर ले सकता है, क्योंकि इसकी कोर्ट चलती है, ये पूरी कोर्ट की तरह काम करता है। शपथ पत्र पर ले सकता है, किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। तो ये अपने मामले की जांच करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, कुछ भी किसी को आदेश दे सकता है, वो करने के लिए बाध्य है। और यहाँ तक कि किसी से भी रिपोर्ट मांग सकता है, किसी से भी, जो भी राज्य के कर्मचारी है यहाँ से किसी से भी रिपोर्ट मांग सकता है, या किसी भी अधिकारी की सहायता ले सकता है। किसी से भी रिपोर्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि राज्य के मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांग सकता है। जो मुख्य सचिव होता है राज्य का प्रमुख, मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांग सकता है और वो देना पड़ेगा उसको। यहाँ तक कि जो डीजीपी होता है, डीजीपी से भी रिपोर्ट मांग सकता है और कह सकता है कि फलाने मामले की रिपोर्ट हमको दीजिए। और डीएम तो बहुत छोटी बात हो गई, डीएम एसपी तो, चूंकि सबसे बड़ा जो आईएएस होता है वो मुख्य सचिव होता है, तो उसको अगर रिपोर्ट देना पड़ रहा है तो डीएम की तो कोई बात ही नहीं है। डीएम, डीजीपी, पुलिस वगैरह इनको तो देना ही देना है। बाकी कोई भी नीचे क्लरिकल पोस्ट हो, इन सभी लोगों को, कोई भी सरकारी अधिकारी है, इन सभी लोगों को इसकी सहायता में काम करना होगा। मतलब वो जैसे कहेगा वैसे इनको हेल्प करनी होगी, इसकी सहायता में काम करेंगे ये लोग। ये है एनएचआरसी की पावर। और ये आपको याद रखना है सिविल कोड की शक्तियां, क्यों? क्योंकि आगे हर संस्था में ये मिलेगा। तो हम एक ही बात लिखेंगे कि सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं, आपको समझ जाना कि क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, तो इतना ये मामले की जांच कर सकता है। लेकिन मामले की जांच, कौन से मामले की जांच कर सकता है? 1 साल से ज्यादा पुराने मामले की जांच नहीं करेगा। 1 साल से अधिक पुराने मामले की जांच नहीं करेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा, मामले की जांच तो कर सकता है, लेकिन यह सरकार को केवल अनुशंसा कर सकता है। सरकार को केवल अनुशंसा कर सकता है कि भाई इस पर कार्रवाई कर लो, या अनुशंसा किस मामले में, कि इनको सजा दे दी जाए किसी व्यक्ति को। मतलब कोई सरकारी अधिकारी गलत किया तो उसको सजा, या उस पर कोई कार्रवाई की जाए, तो ये रिकमेंड कर सकता है। या ये कह सकता है कि जैसे विक्टिम कोई है, जो जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, वो विक्टिम है, या विक्टिम को क्षतिपूर्ति के लिए कह सकता है कि कुछ इसको क्षतिपूर्ति दे दी जाए। लेकिन इन दोनों ही मामलों में चूंकि अनुशंसा है, तो सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, जांच इसने पूरी कर ली, लेकिन कुछ भी मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, सरकार को केवल अनुशंसा कर सकता है, सरकार के लिए क्योंकि बाध्यकारी नहीं है इसकी कोई भी सलाह। एक विकल्प इसके पास रहता है कि यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, तो वो जो सजा देंगे वो लागू हो जाएगा। तो ये इसके बारे में मुख्य मुख्य और प्रमुख बातें हो गई। ये हो गई सारी प्रमुख बातें। एक लास्ट बात मुझे लगता है और लिख लेना चाहिए इसके काम में,
कि जो जेल होती हैं, जेलों का निरीक्षण कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मानवाधिकार उल्लंघन वहीं होता है। जेलों का निरीक्षण कर सकता है और सरकार को सलाह भी दे सकता है। तो ये हो गया एनएचआरसी के बारे में जो हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकपाल। लोकपाल की तो बेहद दयनीय स्थिति है। नाम तो लोकपाल है नो डाउट। दयनीय का मतलब उतना पावरफुल नहीं है जितना कि होना चाहिए इसको। तो लोकपाल का इसके बारे में जानने से पहले हम इसका कुछ ओवरव्यू दे लेते हैं कि मतलब इस कहाँ से आया है, कैसे भारत में पहुंचा, ये लोकपाल की जो संस्था है। तो इस लोकपाल की जो शुरुआत हुई, आपसे पूछा जाता है कई बार, शुरुआत हुई है स्वीडन से। कब? 1893 में सबसे पहली बार वहां पर लोकपाल का गठन किया गया था और नाम क्या था? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन का गठन किया गया था। इसी को हम भारत में लोकपाल कहते हैं। तो इसका काम क्या था कि जो लोग होते हैं, मामले जो थे वहां पे सरकार के, उनकी जांच करना। और हमारे लोकपाल के इतिहास अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एआरसी था, फर्स्ट एआरसी, उसने सुझाव दिया था, फर्स्ट एआरसी ने अनुशंसा की थी इसके गठन की। लोकपाल के गठन के लिए। फर्स्ट एआरसी मतलब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसने गठन की अनुशंसा की थी। फिर गठन हुआ नहीं तो कैसे किया गया? इसके लिए आपको याद होगा जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला 2009-10 के आसपास, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, तो उसके बाद एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम। संसद ने पारित किया कब? 2013 में। तो 12-13 का ही मामला था। इसी में लोकपाल की व्यवस्था की गई। तो इसी अधिनियम के तहत लोकपाल का गठन किया गया। तो लोकपाल का गठन किया गया केंद्र स्तर पर, मतलब केंद्र सरकार के लिए, और लोकायुक्त की व्यवस्था की गई राज्य सरकार के लिए। मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी, वो अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए या कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसकी जांच ये करेगा, और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी जांच लोकायुक्त करेगा। दोनों का ये अंतर है, दोनों का जुडिक्शन क्षेत्राधिकार अलग अलग है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अब हम जानते हैं लोकपाल की जो संरचना है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि लोकपाल का जब गठन किया ही गया तो एक बात याद रखते हैं, ये कैसी संस्था हो जाएगी लोकपाल? लोकपाल एक संस्था होगी, सांविधिक संस्था होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों? क्योंकि कानून के तहत गठित की गई है, प्लस गैर संवैधानिक भी होगी। गैर संवैधानिक संस्था भी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। मतलब कितने सदस्य इसमें होते हैं? तो इसमें जो सदस्य होते हैं, एक होता है लोकपाल का अध्यक्ष और बाकी होते हैं सदस्य। एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य होते हैं।
8 शायद कमजोर हो गया, इसको मजबूत करते हैं ना, ये हो गया। तो एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इसकी जो खासियत क्या है यहाँ पर देखते हैं। जो अध्यक्ष है ये सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का जज हो। बाकी बचे 8 सदस्य, इनकी भी अलग स्टोरी है। इन 8 सदस्यों में 2 भागों में बांटा गया है। 4 लोग एक तरफ, 4 लोग एक तरफ। मतलब 4 न्यायिक मेंबर होंगे, 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। गैर न्यायिक का मतलब जो न्यायिक क्षेत्र से ना जुड़े हों। ठीक है। गैर न्यायिक का मतलब वो अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे सोशल एक्सपर्ट हों या फिर लीगल एक्सपर्ट हैं या फिर जो क्या बोलते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इन क्षेत्रों से हों या जो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हों, तो इन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा गैर न्यायिक में। न्यायिक वाले में कौन होंगे? जो लॉ एक्सपर्ट हैं या फिर जो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज बेसिकली वो कंसीडर किए जाते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जज हैं वो, उन्हें न्यायिक मेंबर में कंसीडर किया जाता है। तो ये तो कंडीशन हो गई इनकी कि ये 4 न्यायिक हों और 4 गैर न्यायिक हों। इसके साथ ही इन 8 सदस्यों में एक कंडीशन और फुलफिल करनी है। क्या? इनमें से 8 में से ये जो 8 मेंबर हैं, ये इसमें 50% जो लोग हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन इसमें समुदाय से बिलोंग करते हो। मतलब 50% सदस्य एससी समुदाय से, एसटी समुदाय से, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन से बिलोंग करते हों। ये हो गया ये इसकी संरचना। अगर इन सब की बात करें नियुक्ति की, इन सब की नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी या चयन समिति होती है उसकी अनुशंसा पर। चयन समिति की अनुशंसा पर। ये चयन समिति में कौन-कौन होते हैं? चयन समिति में एक होता है प्रधानमंत्री, एज यूजुअल वो क्या होगा? अध्यक्ष होगा। दूसरा होता है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये विधायिका का रिप्रेजेंटेशन कर दिया इसने। तीसरा होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। चौथा होता है एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, कहाँ का? लोकसभा का। लोकसभा में विपक्ष का नेता। विपक्षी नेता मत समझिएगा, विपक्ष का नेता समझिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता। चार होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज क्या होता है, एक और व्यक्ति होता है जिसको मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं। एक और व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, लेकिन
इन चारों की अनुशंसा पर जो पीएम है, स्पीकर है, सीजीआई है, ये 4 लोग किसी एक व्यक्ति को रिकमेंड करेंगे कि इसको नियुक्त किया जाए, तो 5वां सदस्य बनेगा ये वाला, जो होगा इमिनेंट जूरिस्ट कैटेगरी से। मनस मानने की ये विधि विशेषज्ञ होगा। तो चयन समिति में कितने मेंबर हो गए? 5। चयन समिति में 5 मेंबर हो गए। तो ये रिकमेंड करेंगे तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर ये नियुक्त हो गए, चलो ठीक है, इनका अधिकार क्षेत्र क्या है? हम लोकपाल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि लोकायुक्त के बारे में। अधिकार क्षेत्र क्या है? केवल केंद्र सरकार के एम्प्लॉयों की जांच करता है। केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, अधिकारी जो भी हों, सब शामिल हैं इसमें। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक सभी लोगों की जांच कर सकता है। अब सभी लोगों का क्या है, इससे ज्यादा क्या होगा जब प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है, यह प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी जांच कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री भी अगर गलत कर रहे हैं तो उसकी भी ये जांच कर सकता है। तो मंत्री तो स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ शर्तें हैं, कुछ अपवाद हैं जहां पर जांच नहीं कर सकता और उसका विशिष्ट प्रोसीजर है। इस विशिष्ट स्पेसिफिक प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। विशेष प्रक्रिया है, उससे गुजर कर जाना होगा तभी जाके प्राइम मिनिस्टर की जांच हो पाएगी। कुछ अपवाद हैं, जैसे डिफेंस के मामले में, हाँ, क्या बोलते हैं, डिफेंस का कोई मामला है तो उसमें जांच नहीं हो पाएगी, या कोई फॉरेन अफेयर का मामला है तो उसमें जांच नहीं कर सकते। जांच किसकी करेगा? करप्शन के मामलों की जांच करेगा। ये होगा इसका अधिकार क्षेत्र। अगर इनका कार्यकाल देखें, जो मेंबर्स नियुक्त किए गए हैं, मेंबर्स और अध्यक्ष, तो टेन्योर इनका होता है 570 का, 5 साल या 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो उसमें ये काम करेंगे, रिटायर करेंगे, हो जाएंगे उसके बाद। इसके फंक्शंस क्या हैं? अधिकार क्षेत्र तो हमने देख ही लिया है। फंक्शन क्या है? भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच, लेकिन कब? शिकायत आने पर। शिकायत नहीं आएगी तो जांच नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सो मोटो कार्रवाई नहीं कर सकता, सो मोटो जांच नहीं कर सकता, ये ड्रॉबैक हो गया। सो मोटो का मतलब स्वतः संज्ञान से जांच नहीं, स्वतः संज्ञान की शक्ति नहीं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश दे देता सो मोटो या स्वतः मामले की। तो एक तो ये इसका प्रॉब्लम है, जांच तो करेगा लेकिन कंप्लेन आएगी। चलो कंप्लेन मान लो आ भी गई, कंप्लेन दे भी दी, तो कंप्लेन मान लो आपने दे दी, कंप्लेंट कर दी, कैसे? लिख के। लेकिन आपने मान लीजिए ये लेटर लिखा, हर कोई लिखता है, सर XYZ, और यहाँ आपने नाम नहीं लिखा अपना, नेम मिसिंग। जब नेम मिसिंग, मिशन नहीं मिसिंग है, मिसिंग का मतलब आपने लिखा नहीं, तो ऐसे लोग ऐसा जो आपका कंप्लेन होगा उसको क्या बोला जाएगा?
एनोनिमस, एनोनिमस कंप्लेन है या बिना नाम के हैं। तो जब बिना नाम के होगा तो जांच नहीं कर सकता। बिना नाम के कंप्लेंट है तो भी जांच नहीं करेगा। मतलब ये है कि जांच ये तब करेगा जब नाम नीचे आपने लिखा होगा, नहीं तो कूड़े के डब्बे में जाएगा। तो ये दो इसकी प्रॉब्लम भी हैं, जांच तो ये कर सकता है। और जो कंप्लेनेंट है, मान लीजिए एनोनिमस है, मान लीजिए जो कंप्लेन जो करता है उसको क्या बोलते हैं, शिकायतकर्ता या कंप्लेनेंट। ये भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता फर्जी लेटर लिख दे, फर्जी आरोप लगाए, तो पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर, शिकायतकर्ता के ऊपर, और भारी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। प्लस जो सबसे जरूरी है, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों की जांच करेगा, शिकायत आने पर करेगा। चलो ठीक है, करने भी लगे तो इसका अपना स्टाफ तो नहीं है, तो यह किसी भी एजेंसी को कह सकता है, यह किसी भी एजेंसी को जांच का आदेश दे सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे करेगा। किसी भी एजेंसी, तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है सीबीआई। सीबीआई को जांच का आदेश दे देगा। सीबीआई क्या करेगा, उस मामले की जांच करेगा। लेकिन जब ये सीबीआई जांच कर रहा होगा तो ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, सारी रिपोर्ट लोकपाल को देगा। हर काम लोकपाल की अनुमति से करेगा। यहाँ तक कि जो अधिकारी इसकी जांच कर रहा होगा उसकी ट्रांसफर और उसकी पोस्टिंग वो भी लोकपाल की अनुमति से होगी। तो जब जब सीबीआई का कोई अधिकारी लोकपाल से जुड़ी हुई मामले की जांच कर रहा होगा तो वह लोकपाल के सीधे कंट्रोल में होगा। इसको बोलते हैं लोकपाल के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होगा। नहीं तो कैसे जांच कर पाएगा। इस तरह से ये अपनी जांच करवाएगा और जब जांच होगी तो फिर इसका अपना वकील होगा, वो कोर्ट में पेश होगा। इस तरह से ये अपना काम करता है। तो होप सो आज के लिए काफी संस्थाएं हो गई। रेस्ट जो बची हुई 4-6 संस्थाएं वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।